NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर पूर्व मंत्री भरत सिंह और युवा नेता नरेश मीणा से मुलाकात की। दोनों नेताओं की सेहत के बारे में जानकारी लेने के बाद बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत की और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। बेनीवाल ने कहा कि झालावाड़ स्कूल त्रासदी में दिवंगत हुए बच्चों के परिजनों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने बताया कि इसी मुद्दे और कई अन्य जनहित की मांगों को लेकर नरेश मीणा लगातार आंदोलनरत है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने की बजाय हठधर्मिता दिखा रही है। सांसद ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाने का जिक्र करते हुए कहा कि ये केवल एक जिले का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के आमजन से जुड़ा सवाल है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भजनलाल सरकार जनता के दुख दर्द के प्रति संवेदनहीन बनी हुई है। बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शुरू से ही जनता के मुद्दों पर मुकर रही है। वे आगे भी मीणा सहित सभी आंदोलनों का समर्थन करते रहेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक युवक पर हुए जानलेवा हमले को लेकर राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर बीजेपी विधायक अर्जुन लाल जी नगर पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर पानी की मांग उठाने वाले युवक सूरज माली पर हुए हमले के बाद गहलोत ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इस हमले को लोकतंत्र की हत्या की नई तस्वीर बताया और कहा कि वह कल कपासन जाकर पीड़ित से मुलाकात करेंगे। अशोक गहलोत ने लिखा कि राजस्थान में चारों ओर अराजकता का माहौल बन चुका है। बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती जैसे क्राइम आम हो गए हैं। चिंताजनक ये है कि अब भाजपा विधायक ही गुंडागर्दी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के कपासन में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पानी के लिए चुनावी वादा याद दिलाने पर युवक सूरज माली पर जानलेवा हमला हुआ, जो बीजेपी राज में लोकतंत्र की हत्या की नई तस्वीर है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि पीड़ित युवक के 25 से अधिक फ्रैक्चर आए हैं और उसकी हालत ऐसी है कि डॉक्टर अभी तक ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और पूछा कि क्या पुलिस ऐसे विधायक पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाएगी। पुलिस ने अभी तक इस घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। अभ्यर्थियों के सवाल का जवाब देकर उनके कंफ्यूजन को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। जब एक अभ्यर्थी ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने दिलचस्प जवाब दिया। दरअसल एक यूजर ने सवाल पूछा था कि कनिष्ठ अनुदेशक रिजल्ट क्यों नहीं आया वेल्डर ट्रेड का। सोचा था कि सबके साथ हम लोगों का भी रिजल्ट आएगा, लेकिन आपने एकमात्र वेल्डर ट्रेड का रिजल्ट जारी नहीं किया। आपने तो शादी के सपने तोड़ दिए। इसके जवाब में बोर्ड के अध्यक्ष ने सलाह देते हुए कहा कि आपकी मंगेतर रिजल्ट ना निकलने पर ही आपको छोड़ देगी तो अच्छा होगा पीछा छुड़ा लो, बाद में भी किसी वजह से छोड़ सकती है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि भर्ती का रिजल्ट जल्द ही जारी करवाने का प्रयास करेंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, चेतन जी लाइफ एंजॉय कर लो। शादी के सपने बहुत हसीन होते हैं लेकिन हकीकत से बहुत परे होते हैं। मुझे लगता है आप भी बाकी सब जैसे लड्डू खाकर पछताना चाहते हो। बहरहाल हम बहुत जल्दी आपका रिजल्ट पटक देंगे, लेकिन आप जीवन संगिनी चुनो तो बाहरी खूबसूरती की बजाय आंतरिक वैल्यूज को महत्व देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। पीएम मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वे राजस्थान सहित कई राज्यों की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं भी देशवासियों को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर बांसवाड़ा से केंद्र व राज्य सरकार की लगभग 1,21,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। वहीं इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह 21 सितंबर को राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर का दौरा करने वाले हैं, जहां वे नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। जोधपुर में पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय भवन का शिलान्यास 21 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम रामराज नगर चोखा में शाम 4 बजे शुरू होगा, जिसमें नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय संस्थान की स्थापना 15 अगस्त 1977 को सुशीला बोहरा द्वारा 2 नेत्रहीन बच्चों के साथ एक पुराने मंदिर के भवन में की गई थी। वर्तमान में संस्थान के माध्यम से 1251 छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं।
राजस्थान के बारां जिले के एक सरकारी स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 12वीं कक्षा की छात्राओं ने अपने ही एक शिक्षक पर बदसलूकी और पैसों की मांग करने के गंभीर आरोप लगाए। राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में ये घटना सामने आई है। छात्राओं का कहना है कि शिक्षक मनोज चौरसिया उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। स्कूल आने के बावजूद हाजिरी में उन्हें अनुपस्थित कर देते हैं और यहाँ तक कि उनसे पैसे भी मांगते हैं। छात्राओं द्वारा स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य दिलबाग सिंह को भी दिए गए लिखित आवेदन में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि शिक्षक मनोज उन्हें और अन्य छात्राओं को तू कहकर संबोधित करते हैं। इसके अलावा वे पढ़ाई से जुड़े सवाल पूछने पर भी छात्राओं को डांटते हैं और कहते हैं कि एक बार पढ़ा दिया तो बार बार पढ़ाऊंगा क्या। आवेदन में ये भी कहा गया कि शिक्षक मनोज चौरसिया कथित तौर पर छात्राओं से 500 रुपए की मांग की, ये कहते हुए कि उन्हें इन्वर्टर लगवाना है क्योंकि उन्हें गर्मी लगती है। सबसे गंभीर आरोप ये है कि शिक्षक उन्हें डराने के लिए फिल्मों के डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वे खुद को गब्बर और छात्राओं को बसंती कहकर बुलाते हैं। छात्राओं ने अपने पत्र में ये भी लिखा कि जब उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की तो उन्होंने उनकी बात को हंसकर टाल दिया। जयपुर की सेंट्रल जेल से 2 कैदियों के फरार होने की घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुबह करीब 3:30 बजे चोरी के आरोप में बंद 2 कैदी अनस और नवल किशोर जेल के 3 सुरक्षा घेरों को तोड़कर 25 फीट ऊंची दीवार फांदकर भाग निकले। इस घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस ने दोनों की तलाश में व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। ये घटना दिखाती है कि दोनों ने भागने की पूरी साजिश पहले से ही रच रखी थी। जेल के अंदर सुरक्षा के 3 बैरिकेड्स और उन पर तैनात जेल प्रहरियों को चकमा देते हुए वह आगे बढ़े। घटना की जानकारी मिलते ही जयपुर सेंट्रल जेल के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। आला अधिकारियों ने जेल के अंदर और बाहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद दोनों फरार कैदियों की तलाश में पुलिस की टीमों को रवाना किया गया। जयपुर शहर में नाकेबंदी कर दी गई और आसपास के इलाकों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अगर उन्हें इन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जल्द ही इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी जा सकती है। झुंझुनू जिले में नवलगढ़ क्षेत्र के पूर्व विधायक और किसान नेता नवरंग सिंह झाकड़ का कल देर रात निधन हो गया। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव छोटू झाकड़ के धमोरा में किया जाएगा। आपको बता दें कि नवरंग झाकड़ का जन्म 7 जून 1942 को गणपत सिंह झाकड़ और घोटी देवी के घर हुआ। गांव से शिक्षा प्रारंभ कर उन्होंने जयपुर में पढ़ाई की। इतिहास में एमए और बीएड की डिग्री हासिल की थी, जबकि एलएलबी की डिग्री अधूरी रह गई। छात्र जीवन से ही वे राजनीति और आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। नवलगढ़ और जयपुर के छात्र संघों में रहते हुए उन्होंने जागीरदारी उन्मूलन और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। झाकड़ 2 बार नवलगढ़ से विधायक चुने गए थे। 1977 में जनता पार्टी और 1985 में लोकदल से वे विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासन समिति और गृह समिति जैसे अहम पदों की जिम्मेदारी निभाई। 1979 और 80 में वे मुख्य सचेतक भी रहे। कांग्रेस, जनता पार्टी और लोकदल की प्रदेश कार्य समिति में उनकी सक्रिय भूमिका रही। राजस्थान किसान मंच के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने किसानों की आवाज बुलंद की। राजस्थान के टोंक जिले में सोशल मीडिया पर एक कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर कल रात को तनाव फैल गया। बही क्षेत्र में एक समुदाय विशेष के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया और हंगामा किया। इस दौरान भीड़ ने एक कारखाने में तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के बाद हालात पर काबू पा लिया गया और अब क्षेत्र में शांति है। पुलिस के मुताबिक टोंक के बहेर इलाके में सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर अफवाह फैल गई। इसके बाद एक समुदाय विशेष के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। भीड़ इस पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी। प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने पास के एक कारखाने की तरफ रुख किया। इस दौरान कुछ लोगों ने कारखाने में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने की कोशिश की।
इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और शहर के 3 थानों की फोर्स के साथ अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर भेजा गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने शिकायत तो ले ली है, लेकिन सोशल मीडिया पर किसी आपत्तिजनक टिप्पणी का कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। फिलहाल बहिर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर नगर निगम के नए परिसीमन को लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश करार दिया है। जूली ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव सत्ता का विकेंद्रीकरण कर आमजन को राहत प्रदान करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजनीतिक हित साधने के उद्देश्य से जयपुर के दोनों नगर निगमों को एक करते हुए नया परिसीमन किया है। इससे भाजपा को राहत मिले या ना मिले, लेकिन आमजन को जरूर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जूली ने कहा कि जयपुर का बढ़ता फैलाव और घटते वार्ड किसी भी दृष्टि से व्यवहारिक नहीं कहे जा सकते। नए परिसीमन में कुछ वार्ड तो ऐसे थे जहां भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। हेरिटेज नगर निगम के मौजूदा 3 विधानसभा क्षेत्रों के तहत आने वाले 15 से ज्यादा वार्डों में बड़ा परिवर्तन किया गया है। जूली ने बताया कि देश में भाजपा अपने हिडन एजेंडे को लेकर काम कर रही है। इससे देश का संवैधानिक ढांचा कमजोर होगा। जयपुर के नगर निगम क्षेत्र में 10 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इनमें से 3 में कांग्रेस के विधायक हैं। इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में नए परिसीमन के बाद मात्र 28 वार्ड होने का अनुमान है, जबकि भाजपा निर्वाचित विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में 122 वार्डों को शामिल किया गया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार की मंशा जनता को राहत पहुंचाने की नहीं, बल्कि अपना राजनीतिक हित साधने की है। राजस्थान हाईकोर्ट में छात्र संघ चुनाव मामले में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र अभिनव शर्मा और विश्वविद्यालय के बीच लंबी बहस हुई। न्याय मित्र ने कोर्ट को बताया कि लिंग 2 समिति की सिफारिशों में छात्र संघ चुनाव कराने का अनिवार्य बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही लिंग 2 समिति की सिफारिश लागू की गई थी। राज्य सरकार अपने जवाब में लिंग 2 समिति का हवाला देकर ही चुनाव न करवा पाने की बात कही थी। इसके साथ ही न्याय मित्र ने हाईकोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालय हर साल प्रत्येक छात्र से 110 रुपए छात्र संघ चुनाव शुल्क लेता है, लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। इस पर विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया है कि हम वह पैसा विश्वविद्यालय में किन्हीं और विकास कार्यों में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब विश्वविद्यालय छात्रों से चुनाव के नाम पर शुल्क ले रहा है, तो सिंडिकेट को यह अधिकार किसने दिया कि उस पैसे को कहीं और खर्च करे। अब इस मामले में आगे जस्टिस समीर जैन की बेंच ही सुनवाई करेगी। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को है। अब इस मामले को लेकर एक डिटेल जजमेंट आएगा। छात्रों की ओर से अधिवक्ता शांतनु पारिक ने पैरवी की। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।